हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत उमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन विद फुल कंटेंट। सर, जो सीबीएसई ने आपको दिया है पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ये नहीं 2-4 चैप्टर पढ़ा के गोटी, नहीं भाई पूरा। और जो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है वो टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सर अभी भी कॉम्पिटेटिव से वो टॉपिक्स नहीं हटे जो सीबीएसई ने बोर्ड पैटर्न पे हटा दिए हैं। तो फिर जेई नीट में क्या करोगे सर? सॉरी, कौन पढ़ाएगा? सिर्फ यहां पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए किसके साथ? मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो सर जी, कहानी कहां तक पहुंच गई थी? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की केमिस्ट्री, और 11th की केमिस्ट्री में हमने देख लिया था बोर्स मॉडल ने रेडियस निकाल लिया था। बोर भाई का रेडियस निकल चुका था। बोर भाई की इलेक्ट्रॉन कितने तेजी से दौड़ लगा रहा था वो वेलोसिटी भी निकल चुकी थी। आज बात आती है बोर्स मॉडल की टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, कि भैया जो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो तो बताओ। एनर्जी तो बताओ कितनी होने वाली है, वो एनर्जी कितनी रहेगी, कितनी तेजी से वो घूम रहा होगा, उसके पास कितनी कितनी एनर्जी होगी, हमें ये भी तो पता चले। तो हमने कहा ठीक है सर, तो चलिए चालू करते हैं और निकालते हैं अपन सबसे पहले क्या? कैलकुलेटिंग फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटम। तो इसको चालू करने वाले हैं अपन। चलिए सर, तो चालू करते हैं अब अपन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटम। सर, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है। किसकी निकालनी है सर? सर, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। और क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी। सर, टोटल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर? मैंने कहा सर दो टाइप की एनर्जी होती है उसके अंदर। सर, कौन कौन सी दो टाइप की एनर्जी होती है? एक तो मैंने बोला सर, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली उस ऑर्बिट में जिगा 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 शक्तिमान की तरह घूमे जा रहा है। और जब भी कोई चीज घूमती है सर, मतलब वेलोसिटी, और जब भी वेलोसिटी आ गई तो एक एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। और किसकी निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वहां पर लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस एक और एनर्जी पढ़ी है आपने, याद करो याद करो याद करो सर, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है यू से। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, किसकी भैया? इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली आप फाइंड आउट करने वाले हो टोटल एनर्जी किस किस की सर? इलेक्ट्रॉन की। और जो इसमें दो एनर्जी अपन को निकालनी पड़ेगी, एक निकालेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी और एक निकालेंगे सर अपन पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों एनर्जीज को जैसे ही सम कर दोगे तो आ जाएगी सर आपकी टोटल एनर्जी। कैसी आ जाएगी सर? टोटल एनर्जी। ठीक है सर, तो थोड़ा सा एटम को देख लेते हैं। अपना एटम बहुत बढ़िया एटम था, अपन ने बनाया भी था बढ़िया तरीके से। चलो आओ सर जी, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस याद है ना? ये रहा न्यूक्लियस। फिर उसके अराउंड अपने थे शेल्स, है ना? दो शेल बना लेता हूं बस, ठीक है? और मुझे नहीं पता ये कौन सा शेल है, तो इसको सिर्फ नाम देंगे एन शेल। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है सर फर्स्ट शेल है, लेकिन मान लो एन शेल है। कौन सा शेल है बेटा? एन शेल। नाम नहीं पता, ठीक है? मतलब कौन से नंबर का है वो नहीं पता मेरे को। मैंने कहा ठीक है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को बिठा लो, बढ़िया। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, डिचिंग डिचिंग नाच दचिंग दतिंग दतिंग। और सर ये इलेक्ट्रॉन अब भैया किसी वेलोसिटी से चल रहा है ना? और टेंजेंशियली इसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे तो ऐसी होगी, और इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v। किसकी वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन की, तो अपन मान लेते हैं ve। तो इस वेलोसिटी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो भैया इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है? ve। हमने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा और कुछ बात बताओ। उनने कहा सर इस इलेक्ट्रॉन का एक मास भी होगा जिसको अपन बोल सकते हैं me। क्या बोल सकते हैं? me क्या है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भले ही हल्का है तो क्या हुआ, है तो मास होता है, मास तो मास होता है। सर अब अपन को निकालना है सर टोटल एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन की, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन किसी अगर ऑर्बिट में है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो फाइंड आउट करना है। तो सर एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an
एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अब अपना मकसद ये है, ये फाइंड आउट करना है, फिर देखेंगे पोटेंशियल और निकालेंगे और दोनों को फिर क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्या कर देंगे, सम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर थोड़ी सी मैं पुरानी यादें ताजा करने वाला हूं, पुरानी बातों पे बात करने वाला हूं। सर पुरानी बात पे बात क्यों कर रहे हो सर, पुरानी बातों पे तो मिट्टी डालो। मैंने कहा नहीं बाबू, मिट्टी नहीं डालना, मिट्टी डाल देंगे तो अपन का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, चलिए बताइए। सर आपने पढ़ाया था कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, किसमें घूम रहा है, एक ऑर्बिट में, तो बाहर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा था। हाँ याद आया, इसको बाहर की तरफ कोई खींच रहा था, बाहर एक फोर्स एक्ट कर रहा था जिसका आपने नाम दिया था। मैंने कहा क्या नाम दिया था, याद है कुछ? हाँ सर, आपने एक नाम दिया था और उसको बोला था फोर्स CF। CF क्या था सर? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। कौन सा फोर्स था सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या था इसका नाम सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा था उसको अपन ने नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सर आप एक रस्सी लीजिए, उस रस्सी में पत्थर बांध लीजिए और ऐसे ऐसे घुमाइए, और अगर आपने रस्सी छोड़ दी तो देखना वो पत्थर दूर चला जाएगा। मतलब उसको बाहर कोई खींच रहा था, इसलिए उस पत्थर पे बाहर फोर्स लगा और वो चला गया। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता ऐसा। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहा है? तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अंदर भी कोई खींच रहा है। ये देख लो, बाहर भी खींच रहा है, अंदर भी खींच रहा है। सर अंदर कौन खींच रहा है? मैंने कहा देखो अंदर एक जन खींच रहा है, उसका नाम, सर कलर चेंज करते हैं, अच्छा वाला कलर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर भी एक जन खींच रहा है, ये देखिए अंदर कौन खींच रहा है? सर न्यूक्लियस खींच रहा है। क्यों खींच रहा है न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो कहता भैया हमारे बीच में एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स, और जब भी फोर्स सॉरी अंदर की तरफ लगता है तो उसको अपन कहते हैं, क्या नाम दिया था इस फोर्स को? इसको नाम दिया था FCP। FCP का मतलब था सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम दिया था बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अंदर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बेटा बराबर थे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर थे, और ऐसे बराबर थे कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कैंसिल कर रहे थे। अपोजिट फोर्स थे, बैलेंस फोर्स है, तो एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। तो वो इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, वहीं पर बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, बस यही हो रहा था। मतलब ऐसा मान लो मैं हूं, मेरा एक हाथ पकड़ के यहां से कोई खींच रहा है, एक हाथ पकड़ के यहां से कोई खींच रहा है, तो भैया मैं बीच में खड़ा हूं, हिल क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि जितना वो पावर लगा के मेरे हाथ को उधर खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा है। तो दोनों साइड अगर बैलेंस फोर्स है तो कैंसिल हो जाएंगे। मेरी पोजीशन यही रही, बढ़िया एकदम। जैसे वो खेत में नहीं खड़े रहते ऐसे लोग, है ना, ऐसे क्यों खड़े कर देते खेत के अंदर कि भैया बाकी सब लोग सोचें कि अरे यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, लेकिन वो पुतला खड़ा होता है। तो वैसे ही मैं खड़ा रहूंगा। क्यों खड़ा रहूंगा? कि भैया इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैलेंस फोर्स है, खड़े आएंगे, काम खत्म, काम खत्म, कोई दिक्कत। तो ये फोर्सेस यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। मतलब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस होते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनने बोला सर क्या बता सकते हो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? मैंने कहा बता देंगे ना सर, डरते थोड़ी, हमें पता है, हमने करा भी है। वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, बाहर वाला फोर्स, वो हमने निकाला था फिजिक्स की एक चीज से जिसका फॉर्मूला आया था mv²/r। mv²/r। m क्या है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ दैट शेल। और वो शेल कौन सा है? n है, तो यहां पे n लिख दो, मतलब ये रेडियस ऑफ n शेल। और ये कौन सा है भैया? इसका यहां पर लिख भी दो, हाँ क्या है ये? यहां लिख दो, सेंट्री क्या था? फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है सर? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगला 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 सर सेंट्रीपिटल क्या होगा जो अंदर की तरफ लग रहा है? सर याद करो, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को एक और चीज बोला था। मैंने बोला था सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है जो अंदर की तरफ लग रहा है, और इसी को अपन ने नाम दिया था कूलम्बिक फोर्स। क्या नाम दिया था? कूलम्बिक फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स क्या होता था? कूलम्स लॉ ने बोला था K1 Q इंटू
K1 सॉरी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है हमारा कूलम्बिक फोर्स। अब समझो K तो कांस्टेंट था तो एज इट इज आ जाएगा। Q1 क्या था सर, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होते हैं सर, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है सर, सेम चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो मैंने यहां पर E लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया, E लिख लिया। और ये जो लिखा मैंने ZE, ये भैया प्रोटॉन का चार्ज है, जिसको मैंने Q1 मान लिया। Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E आ जाएगा। आ गया क्या, नहीं आ गया। अब सर यहां पर ध्यान से देखिए, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा RN का स्क्वायर। Rn क्यों आया सर, रेडियस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, और वो रेडियस शेल का भी रहेगा। किसका रहेगा, शेल का भी। तो सर इस फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से चेंज कर लिया। कोई बोलता है सर Z की जगह रख दो ना 1 हाइड्रोजन। मैंने कहा भैया जरूरी है कि हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हाँ सर, एक इलेक्ट्रॉन वाला तो हाइड्रोजन होता है। मैंने कहा जरा देखना, जरा ये देखो जरा, हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया तो बच्चे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अभी ये भी तो हाइड्रोजन जैसा हो गया। तो भैया बोर्स ने ये कहा था, जरूरी नहीं मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, उन सारे एटम की बात कर रहा हूं जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कोई दिक्कत। तो ये कौन सा फोर्स आया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कौन सा आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में कैसे हैं सर, बैलेंस्ड है, बराबर है। तो कर दें इनको इक्वेट, कर दे दोनों को इक्वेट। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, पक्का पक्का। चलो तो कर दें, आ जाओ जरा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ सर जल्दी, आ जाओ जल्दी, करें ना। चलो तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल कौन सी है, जो अंदर की तरफ लग रही है। अंदर की तरफ कौन सी लग रही है सर, K Z E, और एक और था तो E स्क्वायर लिख देते अपॉन RN का स्क्वायर। RN को लिखा है रेडियस ऑफ एन शेल, इक्वल्स टू इधर क्या था सर, mv स्क्वायर अपॉन RN, यही है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक RN से एक RN कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है, अब लिखो जरा इसको। तो ये हो जाएगा सर mv स्क्वायर, मैंने इस वाले को इस साइड लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां क्या हो जाएगा, K Z E का स्क्वायर अपॉन RN, यही हो रहा है। अब एक काम करो, m को नीचे ले जाओ, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करिए सर, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, दोनों जगह 1/2 का इंटू कर दीजिए। कर सकता हूं ना दोनों जगह 1/2, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है कि दोनों जगह 1/2 कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें सर इसको, तो 1/2 mv स्क्वायर को अपन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं। तो यहां पर आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आ गई सर, 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, क्या आएगा, K Z E का स्क्वायर अपॉन 2RN, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लेते हैं यहां पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी, जो क्या है, K इंटू Z E स्क्वायर अपॉन 2RN। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Z क्या है Z क्या है सर, एटॉमिक नंबर। E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 2 क्या है, कांस्टेंट है। RN क्या है, रेडियस ऑफ एन शेल। यहां पर जो एन शेल था उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए ये वाला दिख रहा है। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक, और फिर अपन उधर गए। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए E और E स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, जल्दी लिया, और अब इसका लो। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब अपन आगे बात करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया नोट डाउन। तो सर ये आ गई अपनी काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गई है सर, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कोई बोले कि भैया काइनेटिक एनर्जी बता दो, फलाने ऑर्बिट में कितनी स्पीड से वो घूम रहा है और मुझे काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो भाई उठा के फेंक के मार दीजिएगा।
बोलना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, kZe²/2RN। Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अगर उसने हाइड्रोजन बोल दिया तो Z की वैल्यू 1 रख देना भाई, अगर उसने हीलियम बोल दिया तो Z की वैल्यू 2 रख देना भैया। लेकिन हमें अभी नहीं पता कौन सा एटम है, इसलिए हमने क्या ले लिया, Z ले लिया। और Rn क्या है, रेडियस ऑफ n शेल। अगर उसने बोला फर्स्ट शेल की निकालनी है तो भैया रेडियस 1 रख देंगे अपन, सॉरी फर्स्ट रेडियस का जो भी आ जाएगा यहां पर, जो दूरी होगी फर्स्ट ऑर्बिट की वो यहां रख देना, सेकेंड ऑर्बिट की जो दूरी होगी वो रख देना, थर्ड ऑर्बिट की जो दूरी होगी वो रख देना। हमें नहीं पता था एन शेल की क्या दूरी थी, इसलिए हमने उसको Rn मान लिया। क्या मान लिया सर, Rn। और यहां से हमने फाइनली क्या निकाल ली सर, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सर अभी हमने देखा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल दी, अब बारी किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप ये कैलकुलेट करना है कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी कैलकुलेट करनी है सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली अपन किसकी कैलकुलेट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करें चालू, पक्का। चलिए तो अब अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए सर तो देखते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ा था अपन ने देखा था जो टोटल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर जी काइनेटिक एनर्जी तो हो गया था, अब बात आती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है सर, निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, डरते थोड़ी हैं। अब हमने कहा कुछ बातें समझिए सर इलेक्ट्रॉन के बारे में। सर जो इलेक्ट्रॉन था ऐसा, फिर हमारी थी ये ऑर्बिट्स, यही था। अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या था सर, ऑर्बिट में सॉरी ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा था, यही था। और जब रोटेट करता था सर तो वहां पर एक हमारा फोर्स लगता था जिसको अपन कहते थे भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। जब भी एक चीज को हम अगर ऐसे रोटेशन में घुमाएंगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको अपन कह रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी फ्यूगल फोर्स। और अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा था जिसको अपन ने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा था, सेंट्रीपिटल। लेकिन मान लो सर इस इलेक्ट्रॉन को अभी ये जो मोशन दिखा रहा है ये कौन सा दिखा रहा है भैया, रोटेशनल मोशन दिखा रहा है। कौन सा मोशन दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है रोटेशनल मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन दिखा रहा है, रोटेशनल मोशन। मैंने कहा मान लो अब इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बेटा तू सीधे सीधे चल, कहां से चल, सीधे सीधे। ठीक है, मान लेते हैं सर, ठीक है आपकी बात मान रहे हैं सर, वैसे चलता नहीं है सीधे सीधे, वो तो गोल गोल घूमता है भैया। हमने पढ़ा यह हमारा मान लीजिए क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और आपने बोला सर उसको थोड़ी दूर पे सीधे सीधे चलाओ, ऐसे। ये रहा इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चल रहा था, ठीक है। अब कोई अपने पास रोटेशनल मोशन नहीं है। जब रोटेशनल मोशन था तो बाहर की तरफ एक फोर्स था जिसका नाम था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अब ये सीधे सीधे चल रहा था, जब सीधे सीधे चल रहा है तब कोई फोर्स नहीं है सेंट्रीफ्यूगल। तो अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियस कहेगा ए किधर जा रही है, इधर आ। ठीक है भाई, जब बुला लेगा भैया, बुला लेगा, हाँ बुलाएगा, बिल्कुल बुलाएगा भाई, डरता थोड़ी हो, कहेगा चल इधर आ जल्दी फटाक से। क्यों क्योंकि सर न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है सर, फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स अपन पढ़ चुके हैं, यहां पर इस फोर्स को नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहां सेंट्रीपिटल तो नहीं होगा, लेकिन फोर्स तो है। और उस फोर्स को एक और नाम से बताया था सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कूलम्बिक फोर्स भी कहा था। क्या कहा था, कूलम्बिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा ठीक है भाई बुला रहे हो तो आ जाते हैं। थोड़ी देर में पता चलेगा कि सर ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा इसी के बगल में बैठा है। अट्रैक्शन हो गया, बैठ गया बगल में, दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। हमने कहा ठीक है, ये हीरो ये हीरोइन, और अब मैं आएगा दूर करने के लिए, विलन ऑफ द मूवी, मेरे को इसको दूर करना है। मैंने कहा नहीं भाई दूर मतलब दूर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आपका भैया इलेक्ट्रॉन चल दूर चल। तो मैंने भैया इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा मैंने। कैसे पकड़ा, ये ले भाई इलेक्ट्रॉन को ये लीजिए ऐसे, ये ले, चल चल पकड़, ये पकड़ा और उसको घसीटते हुए दूर ले जा रहा हूं। घसीटते हुए कहां ले जा रहा हूं सर, दूर लेके जा रहा हूं घसीटते हुए। और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं अगेंस्ट द
फोर्स काम कर रहा हूं। कैसे? अगेंस्ट एकदम। न्यूक्लियस बोल रहा है चल नहीं 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 जाना, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं जाना है, तुमने मूवीज देखी होगी हिंदी पिक्चर, उसमें से पकड़ के नहीं ले चलता, चल बेटा, और वो बंधा हुआ, कौन बंधा हुआ? हीरो चिल्लाता है नहीं मत ले जाओ मत ले जाओ, वैसे ही हो रहा है और मैं पकड़ के लेके जा रहा हूं घसीट के। तो भैया मैं अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहा हूं। देखिए फोर्स कहां लग रहा था? अंदर की तरफ, न्यूक्लियस उसको खींच रहा था और मैंने उसके अगेंस्ट में काम किया है। और सर जब भी अगेंस्ट द फोर्स काम करते हैं तो जिसके ऊपर काम करते हो अगेंस्ट द फोर्स, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसी एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सर थोड़ी बात तो आपकी समझ में आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमने कभी किसी का फोर्स कहीं पर लग रहा है, उसके अगेंस्ट में काम किया, वर्क किया, तो वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगी, ये आप कहना चाह रहे हो। थोड़ी बात तो समझ गए, थोड़ा सा कुछ और दे दो कि हमें और अच्छे से समझ में जाए। तो मैंने कहा लो, क्या लो? रबड़ देखिए है, अरे भैया वो बाल में बांधने वाली है ना, या फिर वो कभी गिफ्ट वगैरह को पैक करने के लिए या मिठाई के डब्बे तो लिए होंगे, तो भैया आप टॉप एंड टाउन जाते हो, बढ़िया 2 रबड़ लगा के नहीं थे, तो ये बड़ी बड़ी रबड़ जिससे वो तुमने बचपन में क्या अभी भी ये खींच के दिया किसी में निशाना मिला के, वही वाली रबड़। उसको आप एक काम करो, जब आप खींचते हो वो खिंचाती नहीं है, लेकिन आप जबरन खींचते हो, वो कहती भैया हम लोग को पास रहना है, और आप पकड़ के दूर कर देते हो, ये ले। और फिर आप देखते हो जैसे ही आप उसको खींचते हो तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। सर हमें तो नहीं दिखती वो एनर्जी, मैंने कहा होती है, आप उसको वापस छोड़ो वो वापस वही आ जाती है। तो वो एनर्जी फिर वो काम करती है भैया अपनी बॉडी को रिगेन करो। तो जब आप उसको खींचते हो तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आपने छोड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई और वापस सही हो गई। बात समझे? ये कहना चाह रहा हूं। तो जब भी आप किसी के फोर्स के अगेंस्ट द फोर्स लगाते हो, जैसे ये दोनों पास आना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं भाई पास नहीं आने का, दूर जाने का, तो उनके फोर्स के अगेंस्ट मैंने काम किया। किस पे काम किया? मैंने इलेक्ट्रॉन पे काम किया। और थोड़ी देर में मैंने दोनों को जुदा कर दिया, ये रहा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को इतनी दूर ले गया। तो मैंने यहां पर क्या किया? वर्क किया। क्या करा सर? मैंने वर्क किया, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो सर ठीक है, आपने तो वर्क किया, एनर्जी का स्टोरी। सर मैंने कहा वर्क भी तो एक एनर्जी है, मैंने काम किया, मैंने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैंने जो काम किया वो वर्क कन्वर्ट हुआ इसके अंदर एनर्जी में, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई, किससे? मैंने जो काम किया। और वही एनर्जी क्या कहलाएगी सर? अपनी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी सर? पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात समझ में आई? सर ये आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं बता रहा हूं और जरूरी है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक बार इसको लिख लीजिए। तो सर जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में आप काम करते हो तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी में। एक बार इसको करो फिर अपन बात करते हैं। हो गया? नोट डाउन किया? चलो अब थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा सर, इधर इसको हटा दें। अब देखो सर आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी, तो सर फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको याद हो तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? ये कितनी दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन? सर अपनी ऑर्बिट तक जाएगा। ये न्यूक्लियस है तो भैया ये ऑर्बिट मान लो, ये देखो ये रही ऑर्बिट। और ऑर्बिट तक की दूरी, ऑर्बिट तक की दूरी कितनी होती है आपको पता है? ये ऑर्बिट तक की दूरी कितनी होती है सर? इसको अपन ने Rn माना था। क्यों Rn माना है? क्यों Rn माना है? क्योंकि सर हमें नहीं पता ये कौन सी शेल है, इस शेल का नाम है nth शेल, इसलिए हमने Rn ले लिया। और अगर ये फर्स्ट शेल होता तो R1, सेकंड शेल होता तो R2, थर्ड शेल होता तो R3, फोर्थ होता तो 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं समझे? तो ये मैंने बोल दिया, आप उसको ज्यादा दूर थोड़ी ले जाओगे, आपसे उसको अपनी ऑर्बिट तक लेके जाओगे। तो भैया रेडियस क्या कहलाएगा? भैया ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, अब आ जाओ सर, एक बात बताओ सर, वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन कैसे निकालोगे? ठीक है सर, समझो। अब एक व्यक्ति है, उसने किसी को खींच के अपने पास ऐसे पकड़ के रखा है, तो मुझे अगर उस व्यक्ति जिसको पकड़ के रखा है उसने, उसको दूर ले जाना होगा तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसने लगाया है। लगाना पड़ेगा कि नहीं?
तो मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना न्यूक्लियस ने लगाया था इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के लिए। बात समझे? न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के लिए जितना फोर्स लगाया था मुझे भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। और न्यूक्लियस ने अपने तरफ फोर्स कितना लगाया था सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे को पता है कूलम्बिक फोर्स, और कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू मैंने निकाली थी K Q1 Q2 अपॉन जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर। याद करो, ये हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी में, देखा था हमने, ठीक है, जब हम पहले पढ़ रहे थे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को हमने इक्वेट किया था तो यही फॉर्मूला आया था। अब Q1 क्या होता है सर? यही निकालूंगा सीधे। Q1 क्या होता है सर? Q1 का मतलब कोई भी एक चार्ज। चलो Q1 को न्यूक्लियस का चार्ज मान लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं सर? प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है सर? प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सर ये लीजिए Z आएगा। और सर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो E से इंटू कर दो, इंटू Q2 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, तो भैया वो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है, अपॉन इनके बीच का रेडियस कितना है सर? Rn है, तो भैया Rn का स्क्वायर। ये आ गया सर वो फोर्स, जो फोर्स मुझे लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जुदा करने के लिए। क्या करने के लिए सर? जुदा करने के लिए। ठीक है, तो सर रख दो। चलो 2 E है तो एक साथ में E स्क्वायर लिख दूं ना? अरे यार ये धोखा होता है ना, बहुत गुस्सा आती है मेरे को। चलो, और नीचे क्या है? नीचे आएगा Rn का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना ले गए उसको? Rn तक ले गए, तो Rn आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो Rn से Rn कैंसिल, तो सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? सर? K Z E का स्क्वायर अपॉन Rn। ठीक है, अब एक बात और समझना सर। कहोगे सर अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं, न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था। कितनी तेजी से खींचा था सर? इस फोर्स से खींचा था, और यही फोर्स मैंने उसके अपोजिट लगाया था। सर ये तो वो फोर्स है जिसने न्यूक्लियस ने खींचा था, और मैंने इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाया है, तो मैग्नीट्यूड तो यही है, लेकिन मेरा डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। जब अपोजिट डायरेक्शन था तो भैया उसके आगे एक नेगेटिव साइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल सर, आना चाहिए, क्योंकि ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाया था, पॉजिटिव माना जिसको, लेकिन मैंने क्या लगाया था? इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने के लिए। और इलेक्ट्रॉन को जब दूर ले जाने के लिए लगाऊंगा तो सर सिंपल सी बात है, अपोजिट हो गया, और अपोजिट हो गया तो किससे बताएंगे? माइनस से बताएंगे। और ये आ गई सर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं भी, किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है? माइनस K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Rn मतलब रेडियस ऑफ nth शेल। सॉरी, इतना क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन टोटल एनर्जी निकालते हैं। मजेदार, जल्दी हो गया। चलो अब क्लियर कर रहा हूं सर अब क्लियर कर रहा हूं। इधर साइड का क्लियर करते हैं सर, है ना? इधर का क्लियर कर देते हैं, चलो, ये लो। अब चलो सर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया अपन ने? ये दिया है सर। आ जाओ, पहले पार्टीशन बना दें। ये लो, अब आओ, क्या दिया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला? सर टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी? मैंने कहा याद करो जरा। मैंने कहा याद करने की कोशिश करो, क्या थी काइनेटिक एनर्जी? सर बिल्कुल ऐसे ही था, कुछ तो ऐसे ही था। क्या था ऐसा? K Z E स्क्वायर अपॉन 2Rn, यही था क्या? एक बार देख लो सर, मेरे को नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, यही होगा। अब आपने लिख दिया तो यही होना चाहिए। चलो अब लिख रहे हैं अपन टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ओके, चलिए कितनी आ रही है सर? काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? ये लिखिए, K Z E स्क्वायर अपॉन 2Rn, यही होगा। माइनस क्यों आया सर? वहां तो प्लस है, क्योंकि बेटा ये वैल्यू माइनस है। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स तो आप सबको आती है भैया, इतना मैं मानता हूं। E स्क्वायर अपॉन
आर एन। मैंने कहा काफी चीज कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है सर बता दो। मैंने कहा देखो क्या कॉमन है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन कॉमन है, फिर ब्रैकेट यहां क्या बचेगा 1/2 और इधर -1, तो भैया मेरे हिसाब से आ जाएगा -1/2। कितना जाएगा -1/2। तो फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है, फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ रहा है -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होती है। ये आपका एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी का। ये थी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ये थी अपनी काइनेटिकल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है इलेक्ट्रॉन के पास, तो दोनों को मिक्स करके अपन ने बना दिया ये है सम ऑफ बोथ द एनर्जीज, या फिर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास। बढ़िया था सर। सर एकदम जो अपन को चाहिए था वो अपन ने ये निकाल दिया है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे सर, यहां खत्म नहीं हुआ है, और सिंप्लीफाई होगा अभी ये बढ़िया तरीके से। ये लीजिए, ये हो गया अपना फाइनल एक्सप्रेशन। चलिए तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन करवा दिया मैंने, वैसे पूछता नहीं है लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं आगे और क्या चीज है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए सर, तो हो गया यहां तक नोट डाउन, बढ़े आगे। अब कुछ और चीजें बताएंगे सर। जैसे अगर इधर मैं बात करूं तो जैसे टोटल एनर्जी में के तो ठीक है कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है। जेड कांस्टेंट नहीं है, वो तो एटम टू एटम वेरी करेगा, लेकिन एक एटम के लिए तो कांस्टेंट है ना। अगर मैंने हाइड्रोजन बोल दिया तो Z1 हो जाएगा, अगर मैंने हीलियम बोल दिया तो Z2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन सर आरएन क्या है सर? सर रेडियस। रेडियस का कोई एक्सप्रेशन निकाला था क्या? हाँ सर, इसी के पहले तो निकाला था बोर रेडियस। मैंने कहा चलो सर तो बोर रेडियस देख लेते हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो आगे। पहले सर एक बार बताओ टोटल एनर्जी क्या था? मैंने कहा टोटल एनर्जी बता देंगे ना सर, कोई दिक्कत थोड़ी। अब भी तो निकाली है, देखिए सर पीछे जाके गई थोड़ी अभी। हाफ के जेड क्या है सर? हाफ के जेड। याद नहीं हुई आप लोग को अभी? ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और भैया आगे लगाए माइनस। आगे क्या लगाए? माइनस। हमने कहा ठीक है सर, और कुछ बताओ। मैंने कहा जरा याद करो आर एन क्या था? सर आर एन बोर का रेडियस था, है ना। तो इसको ऐसा लिखते हैं, बढ़िया तरीके से लिखते हैं इसको। देखो अकॉर्डिंग टू बोर्स रेडियस, देख रहे हो ये धोखा देता कभी कभी। आर एन क्या था सर? 0.529, यही था। एन स्क्वायर अपॉन जेड, और सर यहां पर था एमस्ट्रॉन्ग। क्या था सर? एमस्ट्रॉन्ग। मैंने कहा अभी एमस्ट्रॉन्ग नहीं लेना है, अपन एसआई यूनिट में लेंगे, और एसआई यूनिट में लेंगे तो एमस्ट्रॉन्ग को क्या लिखा जा सकता है सर? 10⁻⁻10 मीटर। मैंने कहा ये पुट करेंगे अपन यहां पे। चलो तो देखिए सर, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब लिखो पुट द वैल्यू ऑफ आर एन इन इक्वेशन 1। रख दो जरा ऊपर, क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी? सर जी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, रखेंगे, रखिए रखिए जल्दी रखिए, 1/2 और क्या है सर? सर के जेड ई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब मैं ये दूसरे कलर से रख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्म में दिखे कि सर क्या है वो। ठीक है, आ जाओ, ये रखाएगा यहां पे पूरा 0.529 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, और इंटू क्या है सर? एन स्क्वायर। और सर आप ध्यान से देखिए एन स्क्वायर, अब z नीचे तो नीचे डिवाइड z लिखूंगा, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर z हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या बचा देखो जरा। सर ऊपर हो जाएगा k, z से z इंटू हो जाएगा z स्क्वायर, और e का स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखिए 2 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर। अब देखिए सर कितने कांस्टेंट है इसके अंदर। सर के भी कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
E का स्क्वायर मतलब अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट है, 0.529 भी कांस्टेंट है, 10 की पावर -10 भी कांस्टेंट है। ये सारी चीजें क्या है सर? कांस्टेंट है। क्या है सर? कांस्टेंट। और माइनस साइन तो चल ही रहा है सर, माइनस को मत भूल जाना, ये देखो ऊपर से माइनस आया है। अब क्या करें सर? तो हमने कहा ठीक है सर, सॉल्व कर दो। क्या कर दो सर? सॉल्व कर दो। सारी वैल्यूज को पुट अप करो। जैसे ही हमने सारी वैल्यूज को पुट अप किया सर, तो पता है टोटल एनर्जी कितनी आई? -21.8। कितना आया? 21.8 इंटू 10 की पावर -19। क्या है सर? -19। और एनर्जी है तो भैया जूल में पर एटम। ये पहला एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। टोटल एनर्जी -21.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। ये आपके सामने वैल्यू तैयार हो गई। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें। सर आपने सिखाया है कि 1 डेसिमल में लिख के दिखाओ। अगर मैं इसको 1 डेसिमल में बनाऊं, मतलब इस पॉइंट को मैं कहां लेके जाऊं? पीछे। पीछे ले जाऊंगा, पॉइंट चला गया लेफ्ट में, पावर हो जाएगी प्लस, तो +1 तो ये हो जाएगा -18। तो भैया इसको हटा के सर बढ़िया तरीके से लिख दीजिए ना एक बार। मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फाइनल हो गया 2.18 इंटू 10 की पावर -18। ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। किसका सर? किसका? टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है। ये बादल तैयार हो गए। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। अब सर ये एनर्जी किस में आई? जूल में आई। किसकी आई? एक एटम की आई। अब मैंने कहा इसी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर सकता हूं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी दी जाती है, लेकिन सर पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन क्या होता है। तो सर बहुत सिंपल सा रिलेशन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सॉरी जूल। ठीक है, कितना होता है? -19 जूल। अब इसको कन्वर्ट करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। करें कन्वर्ट। चलो अब सर एक बात समझो सर, लेकिन एक चीज बताऊं, क्या अपन खा गए? सर इन सब की वैल्यू तो रख दी, लेकिन यहां से n² z² तो उठाए ही नहीं। अरे भैया आप लोग पता है बोलते नहीं हो बिल्कुल। यहां पे भैया ऊपर आएगा, क्या आएगा देखो, ऊपर z² और नीचे n²। भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना कभी। यही दोनों तो रहेगा वहां पे। 2.18 इंटू 10 की पावर -18 z² अपॉन n² जूल पर एटम। इतनी एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास होगी, वो कोई भी ऑर्बिट में हो, कहां पर हो वो अपन देख लेंगे एक बार। ठीक है सर, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो। सर कुछ नहीं होता, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप डिवाइड कर देना इससे, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हटा के जूल में ले जाओगे तो इनटू कर देना। अब जैसे आप इससे डिवाइड करोगे तो जो टोटल एनर्जी आएगी कितनी आएगी? जल्दी डिवाइड लगाओ, फटाफट डिवाइड लगाएंगे सब लोग। जैसे आप इसको इससे डिवाइड लगाओगे सर आएगी कितना? 13.6। बाकी z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गया आपका यहां पे। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला। कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे गेम खेल दे तो क्लियर है? ये सेकंड बता दिया मैंने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैं पता है इसका एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कि कैसे निकालेंगे, क्या करके निकालेंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलो ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए। अब एक और सर ये तो पर एटम के लिए निकाल रहे हैं अपन। किसके लिए निकाल रहे हैं सर? पर एटम के लिए। लेकिन अगर अपन को पर मोल के लिए हो जाए, किसके लिए हो जाए सर? पर मोल के लिए। ये एक एटम की बात कर रहा हूं। जब पर मोल की बात करते हैं तब भी इसका एक फॉर्मूला होता है सर, तब भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखिएगा। -1312। क्या सर? 1312। 1312। क्या सर? 1312। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलो z² अपॉन n²। क्या हो जाएगा सर? z² अपॉन n²। ठीक है, किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा? किलो जूल पर मोल।
पर मोल। ये आ गया आपका थर्ड फॉर्मूला। सर ये वाला नीचे काय में है सर? सर ये किलो जूल पर मोल में। एक मोल के लिए, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? सर इतनी होगी। और एक एटम के पास, ठीक है, एक एटम के बराबर की ये दी और अपन ने ये एक मोल ऑफ एटम की निकाल दी। किसकी निकाल दी? एक मोल ऑफ एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी सर? इतनी। एक एटम में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी सर? इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एक मोल ऑफ एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होंगे उसके पास कितनी होगी? इतने किलो जूल में एनर्जी होगी। सर ये तीन फॉर्मूले हैं जिन पे अपन काम करेंगे। ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला। ऐसा बात समझ पा रहे हैं? और यहीं से ही मैं आपका नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा। यहीं से बात करूंगा वीडियो को लाके। क्यों? ये आज मैंने तीन निकाल दिए, अब मैं दिखाऊंगा सर जब एटम्स की फर्स्ट शेल की निकालनी हो, सेकंड शेल की निकालनी हो, थर्ड शेल की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे और किस पे डिपेंड करता है, एन पे कैसे डिपेंड करता है, एन के बढ़ने से एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी, वो सब बताने वाला हूं। याद करो, बताया था ना, जब जब ऐसे जैसे आपका शेल बढ़ता है एनर्जी बढ़ती जाती है, तो कैसे बढ़ेगी वो सब बताऊंगा। और कौन सा फॉर्मूला किस पे काम करेगा, एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन फिर डीपीपी में कराऊंगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लो और देखो सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों फॉर्मूले आपके सामने रख दिए सर, इस तीन से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। बोल दिया ना, बस बोल दिया। देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है, पहले एक बार स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी हो गया? चलो, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का सारी बातें क्लियर है? ठीक है। और अगर सर सब क्लियर है तो फिर एक बार लिख दो ना सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। एक बार लिख दो सर, लिख दो जल्दी। और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बता दो, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, अपन देख लेंगे सर, बढ़िया तरीके से देखेंगे, इतनी गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर जी आप लोग के लिए बहुत कुछ लेके आया है, मैग्नेट ब्रेन्स ने तूफानी चीजें लेके आया है आप लोग के लिए। बस आप लोग कर लो सर, बस आप कर लो, मान जाओगे आप लोग, खुद बोलोगे क्या आ गया सर। 11th-12th के लिए अद्भुत बैच चालू हो रहा है सर, इंग्लिश मीडियम में, कंप्लीट बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस। पूरा सीबीएसई को देखते हुए सर, और किसी को नहीं, पूरा सीबीएसई A to Z सब कुछ अंदर। डाउट सॉल्विंग सेशन अभी भी होते हैं, लेकिन तब यह है कि किसी बच्चे का कुछ गलत नहीं हो जाए, किसी बच्चे का कुछ छूट ना जाए, कोई बच्चा कुछ गलत क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर रहा है, सब चीज देखी जाएगी इसके अंदर। वन शॉट रिवीजन, चैप्टर खत्म, चैप्टर को रिवाइज करना सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों के लिए। कैसे करें? हम करवाएंगे सर पूरा वन शॉट रिवीजन। ई नोट्स, नोट्स में क्या लिखा जाए सर? क्या सब कुछ पेल दे? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सर। नोट मेकिंग, तरीका क्या है नोट्स बनाने का, पेपर में कौन से नोट्स पढ़ेंगे, पूरे नोट्स कब पढ़ेंगे, वो सब इसके अंदर। ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्यूशन सर, जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे कि आप कितने पानी में हैं, कभी भी तैयारी मजबूत नहीं होगी। आगे माइंड मैप वीडियो सर, किस टॉपिक्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक्स को किस समय पढ़ना है, पेपर के एक दिन पहले क्या, पेपर के 4 दिन पहले क्या, किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगी, सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। सर MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तो करवाए जाते हैं सर, ये मेरा फेवरेट है। MCQs, 18 मार्क्स के MCQs आपके आ रहे हैं, विच इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल कोर्स। मैंने आपको बोला था 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, 70 में से 18 मार्क्स जो होते हैं वो लगभग 25% होते हैं। अगर 25% चले गए तो क्या कर पाओगे? फिर तो बचे ही नहीं। 75% लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन कितने परसेंट लाने के लिए पढ़ रहे हैं सर? अपन 95% प्लस लाने के लिए पढ़ रहे हैं। और इसको लाने के लिए सर दम निकल जाती है। क्या हो जाती है सर? दम निकल जाती है, इतनी बात मान लेना। तो इसके लिए एमसीक्यूज की फुल तैयारी हो रही है, और इसी के लिए मैं लेके आया हूं आपके साथ क्या, डीपीपी। ठीक है। फिर सीबीएसई सैंपल पेपर्स एंड सॉल्यूशंस, इसका मेन टास्क ये है कि सर आप 3 घंटे के पेपर दीजिए, और 3 घंटे के पेपर को एक नाम और दूंगा मैं आगे चल के, मॉक टेस्ट। सर जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी आपकी तैयारी होगी कि पेपर को कैसे देना है, किस तरीके से देना है, और क्या मजेदार देना है। ये चीज अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। कोई दिक्कत यहां तक?
पक्का? तो ये सर प्लीज इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक नंबर भी दिया है सर, लगाइए इसको 10 से 6 में, आप 10 to 6 लगाइए, मजा आ जाएगा आपको। और पूछिए सर अद्भुत बैच कब से चालू हो रहा है, हमारी जगह पक्की करिए, हमें आना है, हमें पढ़ना है, और मिलते हैं फिर अद्भुत बैच के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी का कॉल नहीं लगता है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक वो कॉल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस ऐसे ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लिया, अब एक बार क्लियर करके ले लीजिए कि भैया आपको याद रहे, पहले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक बात? पक्का? मिलें अब अगली क्लास में सर, कल मिलेंगे एक और जबरदस्त लेक्चर लाते हुए, एनर्जी का ही सेकंड पार्ट लाऊंगा, लेकिन मजेदार लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए सर बाय बाय, थैंक यू सो मच।